दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की कहानी का नाम है हाईटेक भूत। कहानी में दोस्तों, एंथोनी का मुकाबला जब गमराज से होगा तो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा गमराज। चलो दोस्तों, देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तेज आंधी चली। कोए का घोंसला टप से सकालू के आंगन में आकर गिरा। उर्द मूंग, तुम भी जल्दी आओ, घोंसले में कौवे के बच्चे भी हैं। अरर, जल्दी आ, आंधी में घोंसला गिर गया है। सक्कालू और उसकी बीवी रतालू अपने बच्चों के नाम से कभी अस्वस्थ नहीं होते। जो नाम सकालू रखता है उन्हें रतालू बदल देती है, जो नाम रतालू रखती है उन्हें सकालू बदल देता है। सकालू के 1 दर्जन तुरंत ही घोंसले के आसपास इकट्ठे हो गए। इन्हें अंदर ले चलते हैं वरना ये मर जाएंगे। हाँ, इन्हें पालेंगे। छी छी, इन्हें बाहर फेंको। कौवे के बच्चों को कोई पालता है क्या? हाँ, कितना शोर मचाते हैं ये। हल्ला गुल्ला सुनकर सकालू भी आ गया। संकट में फंसा कोई भी प्राणी अच्छा या बुरा नहीं होता। ऐसे प्राणियों की मदद जरूर करनी चाहिए। हटो पीछे, मुझे देखने दो। वो आंधी के तेज झोंके था। अब इन्हें घोंसले में डालकर वापस पेड़ पर रख सकते हैं। हम सीढ़ी ले आए। कौवे के बच्चे वापस घोंसले में पहुंचकर खुश हो रहे हैं। सक्कालू ने घोंसले को वापस पेड़ पर पहुंचा दिया। शायद ये मुझे थैंक यू कह रहे हैं। अब तुम सब भी अंदर चलो। ओह, ये तो उन बच्चों के माता पिता हैं। ये हमारा धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कोई भी धन्यवाद करते हैं? हाँ बेटे दलिया, सभी प्राणियों में अच्छे बुरों का पहचान की क्षमता होती है। मगर बेटा, तुम्हारी माँ से शादी करते वक्त मेरी ऐसी क्षमता की अकल मारी गई थी। अजी सुनते हो? आज शाम हो गई है। जल्दी जाकर दूध दही और उसे दूधियों को बेचकर कोई सब्जी लाओ। बच्चों के सामने चिल्लाती क्यों हो? चुपचाप बाल्टी नहीं दे सकती क्या? सकालू ने अपनी बसंती भैंस का दूध निकाला। आधा घर दिया, बाकी आधा दूधिया को देने निकल पड़ा। मोटी ने आदेश दिया है तो लौटते समय सब्जी भी लेकर आनी है। सकालू जल्दी में तो था, मगर काश उस बोर्ड पर लिखी चेतावनी को भी पढ़ लेता। वह चेतावनी चौराहे पर मद्देनजर रखते हुए लगाई गई थी। मगर आज चौराहे पर खतरा, ट्रैफिक कम और वहां बिखरे पड़े नींबू काले उर्द और सिंदूर से ज्यादा था, जिस पर अनजाने में ही सकालू का पांव पड़ चुका था। नींबू बड़े जोर से चिल्लाया। सकालू ने बड़ी बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे दिया था। ओए टिड्डे, जाता कहाँ है? मैं उस नींबू में आराम से सो रहा था। तूने पांव से उस नींबू को कुचल कर मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं तेरे शरीर में रहूंगा। ही। ओह, कौन है तू? तभी उधर से गमराज आ जाता है। सकालू, कनपटिया भूत, जब मैं इंसानों से की योनि में था तो उनकी कनपटियां तोड़कर उन्हें लूट लेता था। एक दिन दांव उल्टा पड़ गया और किसी ने मेरी कनपटी तोड़ दी। मैं मरकर भूत बन गया, मगर अब मुझे फिर से शरीर मिल गया है। हाँ, अब मैं फिर से तोड़ूंगा कनपटियां। सकालू की हालत देखकर गमराज की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई थीं। यमुंडा, सकालू को एकाएक क्या हुआ? इसकी शकल को क्या हो गया? ये ट्रैफिक कंट्रोल बूथ की ओर जा रहा है। स्वामी, उस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। ट्रैफिक सिपाही को एक तरफ धकेलकर वो खुद ही ट्रैफिक नियंत्रण करने लगा है। वो जरूर किसी ट्रैफिक पुलिस का भूत होगा। रुकने का है भैया, रुकने का है। ही। वो ट्रैफिक नियंत्रण नहीं कर रहा, बल्कि चारों ओर का ट्रैफिक रोक रहा है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा तो जाम लगा जाएगा। इसे ट्रैफिक कंट्रोल करने की सेंस ही नहीं है। इसकी शक्ल तो देखो, ये कोई पागल है। उतारो इसे ट्रैफिक बूथ से नीचे। शब्दों का उच्चारण ठीक से कर। भूत को बूथ बोलता है। कनपटिया, सबसे पहले तेरी कनपटी तोड़ेगा।
तभी गमराज आ जाता है। सकालू, क्या हो गया है तुझे? कौन सकालू? मैं कनपटिया हूँ। इस पर सचमुच कोई भूत चढ़ गया है क्या? अब तेरी कनपटी तोड़ूंगा, उसके बाद सबकी कनपटियां तोड़ूंगा, फिर उनकी जेबें खाली करके उन्हें लूटूंगा। इसलिए ही मैंने ये जाम लगाया है। ही उफ, सकालू के तमंचे में इतनी पावर नहीं हो सकती। यमुंडा ठीक कह रहा है, इस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। इस भूत को कंट्रोल करना ही होगा। प्यास लगी है, कुछ पीने को। यहाँ तो सिर्फ पेट्रोल है। पानी हो या पेट्रोल, भूत को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यास बुझनी चाहिए। हाँ हाँ, चल हट पीछे। ये तो मिनरल वाटर से भी अच्छा है। अरे अरे, वो पागल हो गया है, वो पेट्रोल पी रहा है। वो 100 लीटर पेट्रोल पी गया। पेट्रोल पंप का सारा पेट्रोल पीकर सकालू खुद एक पेट्रोल पंप में परिवर्तित हो गया है। इस समय एक छोटी सी भी चिंगारी इसे बम की तरह उड़ा सकती है और यह तबाही फैला सकती है। सकालू के शरीर में घुसे भूत को बाहर ना निकाला गया तो अनर्थ हो जाएगा। मगर यह होगा कैसे? ये तो पेट्रोल की बारिश कर रहा है। भागो यहाँ से। सकालू के मुंह से छूटी पेट्रोल की धार से गमराज भी नहीं बच सका। उफ, इसने मुझ पर भी पेट्रोल भिगो दिए। अब ये खंभे को हिलाकर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट कर रहा है और मैं नीचे गिरती चिंगारियों के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। अगर ये चिंगारियां मुझसे टकराई तो मेरा भुनना तय है। गमराज पेट्रोल से भींगी खड़ी कारों में विस्फोट होने से न बचा सका। इस घटना का जिम्मेदार मैं सकालू को नहीं मान सकता। जिम्मेदार है वो भूत जो सकालू के शरीर में घुस गया है। यमुंडा का प्रयोग करके देखता हूँ। यमुंडा, जड़ इसे एक जोरदार टक्कर, क्योंकि भूत प्रेत मार से घबराते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरी टक्कर से सकालू की हड्डियां को भी तो घबराहट हो सकती है। उसकी फिक्र तू मत कर, क्योंकि टक्कर से ज़्यादा नुकसान तो उस भूत को पहुंचा देना। तो फिर ये लो स्वामी, कौन है जिसने अपनी कनपटी को सामत बुलाई है? ओह, तो तू है दुष्ट भैंसे, तेरी मैं मजाल। अब मैं अपने सख्त नाखून से तेरी कनपटी तोड़ूंगा। यमुंडा, इसे जितना दौड़ा सकता है दौड़ा, क्योंकि दौड़ने के कारण इसके शरीर में भरा पेट्रोल भी पचेगा और कुछ पसीना बनकर बाहर भी निकलेगा। जल्दी। गमराज ने भूत सकालू को रोका। रुक जा, देख तेरे नाखून कितने बड़े हैं। पहले तू इन्हें कटवा ले, फिर जितना चाहे ऊधम मचा लेना। गंदे नाखूनों से कोई भी रोग हो सकता है। मैं तुझे रोग से बचाना चाहता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, ले मेरे नाखून काट, मगर जल्दी कर। जबकि गमराज इस अवसर का लाभ उठाने से चूकने वाला नहीं था। यमुंडा, जल्दी जा और बस्ती से किसी ऊजा या तांत्रिक को लेकर आ। अब तो ये गोली खा ले, इससे अगर कोई इंस्पेक्शन तेरे शरीर में चला गया होगा तो वो खत्म हो जाएगा। ओ हाँ, जब मेरी खोपड़ी टूटी थी तो उसमें भी इन्फेक्शन हो गया था। मैंने इसे आयुर्वेद की पेट हल्का करने की टैबलेट दे दी है, ताकि इसके शरीर में भरा पेट्रोल बाहर सूसू बाहर निकल जाए। टैबलेट का असर तुरंत ही शुरू हो गया। सकालू टॉयलेट की ओर जा रहा है, मगर टॉयलेट के दूसरी तरफ से लंबी लाइन कैसी लग गई है। ओह, अब समझ में आया। टॉयलेट में सकालू पेट्रोल सूसू कर रहा है और आदमी मुफ्त का पेट्रोल अपनी गाड़ियों में प्रयोग करना चाहते हैं। मैं तो अपनी कार का पेट्रोल टैंक फुल्ली लोड कर लूँगा। सकालू में घुसे भूत का हंगामा कुछ देर के लिए रुक गया था। सकालू पेट्रोल वाली प्रॉब्लम से नॉर्मल होकर बाहर आ गया, मगर भूत ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा था। हाँ, अब तोड़ूंगा कनपटियाँ। यमुंडा अभी तक ऊजा या तांत्रिक को लेकर लौटा क्यों नहीं? और सकालू के इर्द गिर्द ये कोए क्यों मंडराने लगे हैं? क्रो फैमिली किसी खतरे को भांप गई थी। हटो दुष्टों, मुझे ठोंगे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी भी कनपटी फोड़ दूंगा।
कोए उस पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? सकालू के हमले से बाकी कोए हट गए और इनमें से एक कौवा उड़कर कहीं जा रहा है। क्रो फैमिली वही थी जिसके बच्चों को सकालू ने वापस घोंसले में पहुंचाया था। इंसानियत जैसा एक शब्द। पंछियत की एक अनूठी मिसाल आज कायम होने वाली थी। कहाँ जा रहा था वो कौवा? कौवा रॉकेट की गति को भी मात करता उड़ता हुआ ये कहाँ आ पहुंचा? कांव कांव, ये तो रूपनगर का कब्रिस्तान है। कौवा बुरी तरह करकसाया। कांव कांव। उसकी करकसाहटों ने रूपनगर के इस कब्रिस्तान के अपार्टमेंट में परमानेंट रहने वाले उस कौवे प्रिंस को चेता दिया था। दोनों कौवे पंख से पंख लगाकर परस्पर गले मिले, मानो कई वर्षों पश्चात मिले हों। ताऊ जी, अरे टोनी बेटे तू? क्रो क्रो, आज इतने दिनों बाद अपने ताऊ की याद आई। माँ बताती हूँ कि तुमने बिरादरी से कटकर संन्यास ले लिया है और किसी से मिलते जुलते नहीं हो। हाँ, मैंने संसारिक मोह त्याग दिया है। आ बैठ। क्या खाएगा? कॉकरोच, चूहे, मेढक या छिपकली? टोनी कौवे की आवाज बेहद दर्द भरी थी। मैं यहाँ दावत उड़ाने नहीं आया हूँ प्रिंस ताऊ, बल्कि तुम्हारे पास अपने परिवार के मददगार के लिए मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? मैंने सुना है कि तुम यहाँ एक मुर्दे के साथ रहते हो जो जरूरतमंदों की मदद करता है। तूने बिल्कुल ठीक सुना है। उस जिंदे मुर्दे का नाम है एंथोनी गुजाल्विच। ये उसी की कब्र है। तो उसे बुलाओ ताऊ, आज उसकी जरूरत है, मानवता को भी और मुझे भी। कांव कांव। मानवता पर जब भी कोई खतरा सवाल बनकर मंडराता है तो एंथोनी जवाब बनकर आता है। लो, वो तो अपनी कब्र से बाहर आ भी गया। एंथोनी जल्दी मेरे साथ चलो। तो फिर तुम भी प्रिंस की तरह मुझे पकड़ लो टोनी कौवे, क्योंकि जब मैं कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट होता हूँ तो मेरी गति कई गुना बढ़ जाती है। एंथोनी कौन है? असली नाम एंथोनी गुजाल्विच। कार्यस्थल रूपनगर। वैवाहिक स्थिति विवाहित। पत्नी का नाम जूली, बेटी का नाम मारिया। वजन 75 किलोग्राम, लंबाई 6 फुट। सामाजिक स्थिति स्वर्गीय जिंदा मुर्दा। एंथोनी जिसने गिटार पर एक नए धड़कते थिरकते संगीत की रचना की। इस संगीत की प्रेरणा उसे एक कौवे से मिली जिसका नाम बाद में उसने प्रिंस रखा। इस संगीत से लाभ कमाने की लालच में कुछ लोगों ने एंथोनी की हत्या कर डाली। एंथोनी का शव कब्रिस्तान में क्रिमेट कर दिया गया, लेकिन जुल्म बढ़े तो प्रिंस करकराया। प्रिंस की करकराहटों से मुर्दे को जीवन दिया और अपने छोटे से परिवार की रक्षा के लिए वो कब्र फोड़कर बाहर आ गया। अब जुल्म करने वालों की भी खैर नहीं थी। मुर्दा बेटी से अपनी भी मिला लेता था, लेकिन जूली से मिलकर उसकी मर चुकी भावनाओं को जिंदा करने की उसने कभी कोशिश नहीं की। भला एक मुर्दे से कैसे सामाजिक रिश्ता? फिर एक दिन जूली का घर बस गया। उसकी बेटी मारिया को सौतेला ही सही मगर पिता मिल गया और एंथोनी इस संसारिक बंधनों से मुक्त हो गया। इस दुनिया को बाय कहकर चला गया एंथोनी, मगर जुल्मों की कोई था नहीं थी। फिर लौट आया एंथोनी। इस बार उसने मारिया के बेटे किंग के रूप में जन्म लिया। अब एंथोनी जिंदा होता है तो किंग खामोश हो जाता है, जबकि किंग जागता है तो एंथोनी कब्र में जा चुका होता है। दोस्तों, एंथोनी का परिचय मैंने आपसे कराया। अब कहानी आगे। इधर यमुंडा कोल्लावस्ती से ओझा को अपने सींगों पर उठा लाया। तूने बहुत देर लगा दी यमुंडा, ये अब मेरी तरफ बढ़ रहा है। ओझा किसी का भूत उतार रहा था, इसलिए देर हो गई स्वामी। अरे कोई मुझे इस भैंसे से बचाओ। ओझा, तू मेरे दोस्त सकालू से बचा जिस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। ओह, ये बात है, चिंता मत करो, इसे तो मैं चुटकियों में पकड़ लूंगा।
तभी ओझा अपनी कनपटी बचा। ओझा भी इसे नहीं रोक पाया। अब बारी गमराज की थी। अब मैं तेरी कनपटी फोड़ दूंगा। यमुंडा, कहीं ये आग ला जल्दी से, आग से डरते हैं भूत। यमुंडा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। स्वामी, मैं आग ले आया। आग कहाँ है बेवकूफ? ये मुंह में तो दबी है माचिस की तीली। ओह, शायद रास्ते में बुझ गई। सत्यानाश, तुझे किसी हलवाई की भट्टी में सुलगती कोई लकड़ी नहीं मिली क्या? इसका भी क्या कसूर है? आजकल हलवाई गैस की भट्टी जलाते हैं। अब टूटेगी तेरी कनपटी। लेकिन ठीक उसी पर सकालू का पूरा जिस्म आग से गिर गया। ये क्या? ये आग किसने फेंकी? मैंने। तुम मुझे एंथोनी कह सकते हो। ये आग नहीं, ठंडी आग है जो जलाती नहीं तड़पाती है। कौन? एंथोनी कौन? इंसान आग कैसे फेंक सकता है? ओह, ये तो वही कौवा है जो थोड़ी देर पहले यहाँ से कहीं गया था। मार के आगे तो बड़े बड़े भूत भी घबराते हैं, जबकि मेरी मार अब भूतों को इसका शरीर छोड़ने पर विवश कर देगी। उसे रोकना होगा, क्योंकि चोटें तो सकालू को लग रही हैं। शायद ये सकालू के बारे में कुछ नहीं जानता। यमुंडा, जब मैं एंथोनी को किक जड़ने के लिए उछलूं तब तू जड़ियो और शायद और गायब हो जाइयो। इससे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने मारी है। लगता है अभी भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। यमुंडा ने सही समय पर टक्कर जड़ी और गायब हो गया। उफ, ये मुझे क्यों अपने मानने लगा है। और दिखने में तो ये मामूली सा लड़का है, मगर किक इतनी पावरफुल। रुक जाओ, मैं दोस्त हूँ, रुक जाओ, उसे मत मारो। बेवकूफ लड़के, मेरी ठंडी आग इस मानव को जकड़े हुए जिसमें शैतान भूत घुसा हुआ है, इसलिए भूत उसके शरीर में कोई काम नहीं ले पाएगा और मेरी मार ही इस भूत को भगा सकती है। एंथोनी पर किया गया वह वार गमराज को भारी पड़ा। प्रिंस तथा अन्य कौओं ने उस पर तुरंत धावा बोल दिया। उफ, ये कौवे मुझ पर टूट पड़े हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने एंथोनी को मारा है। वो कौवे इनके साथी हैं। एक कौवा ही एंथोनी को बुलाकर लाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एंथोनी सकालू की मदद कर रहा है या उसे उसमें घुसे भूत का साथी है और सकालू को पीट रहा है। मगर फिलहाल मुझे इन आक्रमणकारी कौवों से बचने के लिए इस कार की शरण लेनी होगी। और गमराज जल्दी से उस कार में घुस गया। एंथोनी की मां ने सकालू के शरीर पर कब्जा जमाए चौराहे के भूत को तड़पने पर विवश कर दिया। चल बाहर निकल वरना ले जाकर अंधे कुएं में लटका दूंगा। मैं भूत से बड़ा भूत मुर्दा हूँ। निकल बाहर, भोले भाले लोगों को सताता है। नहीं, तुम कौन हो? पहल मैंने नहीं की थी, इसने उस नींबू को कुचल दिया था जिसमें मेरा वास था। अब सांप को छेड़ोगे तो वो डसेगा ही। तो फिर ऐसे सांप का फन कुचलना भी मुझे आता है। मुझे छोड़ दो, मैं जाने को तैयार हूँ। भूत सकालू का शरीर छोड़कर निकल गया। मैं चला बाप, बिल्कुल चला। दोबारा दिखाई मत पड़ना। प्रिंस, अब वो खतरे से बाहर है। मैं इस पर अपनी ठंडी आग वापस खींच लेता हूँ। कांव, तो फिर हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अब हमें भी वापस लौटना होगा। कांव, टोनी कौवा मुझे रोकने को कह रहा है, मगर मैं रुक नहीं सकता। मैं रिश्तेदारियों के झमेले से दूर ही रहना चाहता हूँ। नहीं, वो इंसान नहीं हो सकता। कोई इंसान आग नहीं छोड़ सकता, ऐसे गायब नहीं हो सकता जैसे एंथोनी हो गया। कोई किसी के दोस्त नहीं हो सकते। वो भी जरूर कोई भूत था जो सकालू के शरीर में घुसे अपने भूत साथी को यमुंडा से पिटते देखकर घबरा गया होगा और उसकी मदद को आ गया होगा। भूत द्वारा सकालू का शरीर छोड़ते ही वो भी चला गया। कोवे किसी इंसान के साथी तो हो नहीं सकते, जरूर भूत के ही साथी थे। कौन है ये? पता नहीं, इस पर भूत चढ़ गया था। मैंने पुलिस को फोन कर दिया था, मगर पुलिस भी अभी तक नहीं पहुंची। संकालू, उस संकालू, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। भूत तेरा शरीर छोड़ चुका है। उफ, इसे आराम की जरूरत है। इसे घर ले जाओ।
गुरु तुम, ये भीड़ क्यों लगी है? पेट्रोल की गंध क्यों आ रही है? शुक्र है तुझे होश आ गया। गमराज संक्षेप में उसे सब कुछ बताता चला गया। ओह, ये वही क्रू फैमिली होगी जिसके बच्चों को मैंने घोंसले में रखवाया था। उन्होंने एंथोनी को बुलाकर मेरी मदद की है। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गुरु तुम अचानक कैसे पहुंच गए? मैं रोबो वैज्ञानिक प्रोफेसर मेंटल के घर जा रहा था। मुझे उनके बेटे की मौत की खबर मिली थी। गमी में तो मैं हर किसी के यहाँ जाता हूँ, चाहे उससे पहचान हो या ना हो। और हैरत की बात यह है कि उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। मुझे यहाँ मचे हंगामे के कारण देर हो गई। अब तक तो शव यात्रा शमशान पहुंच भी चुकी होगी। अब मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। आज सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, पहले भूत से सामना फिर शमशान से। मुझे शंका हो रही है कि कहीं वहां भी किसी प्रेत से सामना ना हो जाए। फिलहाल तो प्रेत का प्रेत से सामना था। एक बार फिर इंसानों ने भूत पर जुर्म की दास्तान लिखी है। कनपटिया, वो कितने लोग थे? एक तांत्रिक था, एक गमराज था, एक भैंसा था और एंथोनी था। ये एंथोनी सबसे खतरनाक था। क्या कहा? एंथोनी? वो तो खुद एक भूत प्रेत है। अपनी बिरादरी का होकर भी उसने तुम्हें मारा? हाँ पोपटो, इन इंसानों को मजा तो चखाना ही पड़ेगा। कमबख्त इंसान धरती से खदेड़ने में लगे रहते हैं। यमराज के दूत यमलोक में नहीं घुसने देते। आखिर हम भूत जाए तो जाएं कहाँ? लेकिन कमबख्त, एक ऐसा शरीर भी तो नहीं मिलता जो इंसानों द्वारा नष्ट न किया जा सके, ताकि मैं उसमें घुसकर इंसानों को मजा चखा दूं। किसी इंसानी शरीर में घुसूंगा तो कोई तांत्रिक मुझे पकड़ लेगा या इस शरीर को ही नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे शरीर मुझे कहाँ मिलेगा? दूसरों को डराने वाले आज खुद डरे हुए थे। अच्छा दोस्तों, इसका अगला भाग देखने के लिए इंतजार करें। कल फिर मैं लेकर आऊँगा इसका दूसरा भाग। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये हाईटेक भूत का दूसरा भाग हाईटेक भूत 2 है। पिछले भाग हाईटेक भूत में आपने देखा कैसे एक भूत गमराज के दोस्त सकालू के शरीर में घुस जाता है। भूत सकालू के शरीर में घुस जाता है, जिसे मुर्दा एंथोनी उसके शरीर से निकालता है। गमराज समझ नहीं पाता एंथोनी दोस्त है या दुश्मन। उधर प्रेत मंडली एंथोनी, गमराज और गमराज के भैंसे से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसका पिछला भाग हाईटेक भूत देखें। अब आगे। इधर गमराज जल्दी प्रोफेसर मेंटल की ओर बढ़ रहा था। प्रोफेसर वहां पर हैं, शमशान के प्लेटफार्म नंबर 13 के पास। इससे पहले कि पुरोहित चिता को अग्नि देता, ठहरो गमराज, तुम आ गए। मेरा बेटा मर गया। प्रोफेसर साहब, मैं इस दुख में आपके साथ हूँ, मगर तुम्हारे आंसू तो निकल नहीं रहे। जल्दी में रास्ते में ग्लिसरीन लेकर आंखों में डालना भूल गया था। हटो, मुझे सबके अंतिम दर्शन करने दो। नहीं गमराज बेटे, वो मनुष्य है, उसके अंतिम दर्शन मत करो। मुर्दे तो फूंक कर राख में बदल जाते हैं, वो मनुष्य नहीं हो सकते। गमराज ने सबके चेहरों को बेनकाब कर दिया और अरे, ये किसी इंसान का शव नहीं है, ये तो रोबोट है। क्या रोबोट? तो क्या हम लोग एक रोबोट की शव यात्रा में शरीक होकर यहाँ पहुँचे हैं? प्रोफेसर, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भविष्य में जब कभी तेरा बेटा मरेगा तो हम उसकी शव यात्रा में नहीं आएंगे। इतना टाइम थोड़े ही हमारे पास कि बार बार ये काम करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा गमराज,
मैं असफल हो गया। मैंने बड़े प्यार से सब्ती रोबोट को बनाया था, उसे अपना बेटा मानता था। दरअसल मैं एक ऐसे रोबोट बनाना चाहता था जो ना तो बिजली से चले ना बैटरी से, क्योंकि बिजली फेल हो जाती है, बैटरी लीक हो जाती है, जिससे रोबोट बेकार हो जाते हैं। रोबोट को चलाने के लिए मैं एनर्जी का ऐसा स्रोत ढूंढना चाहता था जो मेरे रोबोट को हमेशा के लिए ज़िंदगी दे दे, जैसे कि जिंदा इंसान, मगर मैं ऐसा सोर्स नहीं ढूंढ पाया। अब यह रोबोट मुझे बेकार लगने लगा था, इसलिए मैंने इसकी अंत्येष्टि करने की ठान ली। सब्ती को मैंने अपना बेटा माना था, इसलिए मैं अंतिम संस्कार का शमशान घाट में ही करना चाहता था। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए प्रोफेसर साहब। किसी भी आविष्कार को पूरा करने से पहले कोई भी वैज्ञानिक पहले उस आविष्कार या खोज के विषय में सोचता ही है। आपने एनर्जी के जिस सोर्स के विषय में सोचा है वो आपको जरूर मिलेगी। मैं आपके रोबोट को अस्थिर नहीं होने दूंगा। वो एक दिन चलेगा फिरेगा, बातें करेगा, और ना तो बिजली से चलेगा और ना ही बैटरी से। वो ऊर्जा के उसी स्रोत से चलेगा जिससे चलाने का सपना आपने देखा है। सकालू चल आ, रोबोट को चिता से उतारें। गुरु सब्ती तो अपने आप ही चिता से उतर रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसने तो इस वक्त एनर्जी का कोई भी स्रोत नहीं है, और बिना ऊर्जा के ये एक्टिव कैसे हो गया? सीधी सी बात है, इसमें भूत घुस गया है। ठीक पहचाना, आज मिला है काम का शरीर। आज पूरी हुई है बरसों की इच्छा। आज तक यहाँ जितने भी शरीर फूंकने को आए उनमें किसी के अंग भंग होते थे। उफ, कोई बीमारी का मारा होता था, फिर पोस्टमार्टम किया हुआ अधूरा शरीर। और वैसे भी मानव शरीर में घुसने का मुझे कोई लाभ नजर नहीं आता, क्योंकि उसे तो नष्ट किया जा सकता है। आज मिली है हाईटेक बॉडी, जिसमें घुसकर मैं बनूंगा हाईटेक भूत, जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकेगा। हा हा हा। रोबो में घुस गया भूत, रोबो भूत। ये तो नहीं छोड़ेगा, ये तो हमें भूत ही बना देगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके शरीर के साथ इसकी आत्मा शमशान नहीं पहुंची, वरना दूसरे मुर्दों के साथ उसकी आत्माएं भी साथ ही रह यहाँ पहुंचती हैं और अपने शरीर पर कब्जा नहीं करने देती। अब इस पूरे संसार पर कायम होगा हाईटेक भूत पोप्टोकैट का राज। अब मैं तुम सबको भूत बनाऊंगा, क्योंकि आज के बाद पृथ्वी पर केवल भूत रहेंगे। गमराज कुछ करो, ये हाईटेक रोबो है, इसमें मैंने एक कमांडो की बहुत सी ताकतें भरी हैं। मैं इसे दुश्मन फौज के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। ये भारी अनर्थ मचा सकता है। भूत भाई ठहरो, हम इंसानों से अपनी दुश्मनी की वजह तो बता दो। दुश्मनी की वजह पूछता है छोकरे? तो बता, धरती इंसानों के लिए है या स्वर्ग देवताओं के लिए? तो हम भूत कहाँ जाएं? हम भूत कहाँ के वासी हैं? क्योंकि धरती से भी हमें खदेड़ा जाता है और यमलोक में भी नहीं घुसने दिया जाता। हाँ, ये बात तो सच है कि यमलोक में घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि यमलोक में केवल उन्हीं आत्माओं को जाने की इजाज़त है जिनकी आयु धरती पर पूरी हो चुकी है। अतृप्त आत्माओं को यमलोक में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि धरती पर हमारा भी अधिकार है। तो फिर यहाँ के तांत्रिक ओझा, तुम्हारे व एंथोनी जैसे लोग हमें धरती से खदेड़ने में क्यों लगे हैं? तुम लोगों के लिए कब्रिस्तान, शमशान, बियावान जैसी जगह निर्धारित है। तुम अपने स्थानों में भटक कर इंसानों को परेशान करने चले आओगे तो इंसान तो तुम्हें खदेड़ेंगे ही। हम निर्जन जगहों पर रहते हैं, मगर इंसान सूसू करने के लिए कहीं पर भी खड़ा हो जाता है। वो हम पर सूसू करेगा तो क्या हम उसकी पप्पी लेंगे? इसमें भी गड़बड़ है। कब्रिस्तान वाली बात ठीक है, कब्र में एक मुर्दे को लिटाया जाता है, उस सब का भूत वह आराम से रह सकता है, मगर शमशान में तो एक ही प्लेटफार्म पर कई मुर्दों को फूंका जाता है। आखिर कितने भूत एक ही प्लेटफार्म पर आएंगे? रोज झगड़ा होता है। अबे ये तेरा नहीं मेरा घर है, तेरे बाप ने बनाया है क्या? तो क्या तेरे बाप ने बनवाया था? एक एक प्लेटफार्म पर इतने भूत जमा हो चुके हैं कि अब तो वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं बची। अबे थोड़ा सरक कर बैठना, तेरा बाप पीछे बैठा है, वो सरकने देगा तभी तो सरकूंगा। लो, एक और फूंकने आ गया।
अब इसे भी जगह देनी पड़ेगी। जब दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है तो हम लोग आउटिंग के लिए कभी कभी पीपल के पेड़ पर भी चले जाते हैं, कभी कभी फुटपाथ पर भी सो जाते हैं या चौराहे पर पड़े नींबू दाल के पास विभाग का विश्राम कर लेते हैं। टोटकों के नींबू की शिकंजी वगैरह पीते हैं। मगर वहाँ भी आते जाते लोग हमें कुचल डालते हैं तो हमें गुस्से में क्या करें, उस पर चढ़ें या नहीं। कुछ तांत्रिक हमें पकड़ लेते हैं और हमें जिंदा शरीरों में रहने पर विवश करते हैं। जा चढ़ जा उस पर। आखिर हम कहाँ जाएं जहाँ हमें शांति मिल सके। तेरी समस्या का निपटारा स्वयं यमराज श्री करें तो कैसा रहेगा। मैंने यमुंडा को भेजकर उन्हें बुलावा भेजा है। तू जो इंसानों पर कर रहा है वो अन्याय है। दुष्ट, निकल बाहर। नहीं निकलूंगा। अगर आप मुझे ले गए तो मेरे बाकी साथियों का क्या होगा जिसके लिए मैंने ये सारा बखेड़ा किया है। मैं पूरी भूत बरादरी का वकील हूँ और उनकी तरफ से वकालत करने निकला हूँ। हम तेरी बातों का तात्पर्य नहीं समझे। मैं सभी भूतों की ओर से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता था और इंसानों से बदला भी लेना चाहता था जिन्होंने धरती पर कब्जा कर रखा है। इसलिए जैसे ये प्रोफेसर रॉबर्ट का मुर्दा लेकर शमशान में फूंकने को लाया, मैंने उसके शरीर पर कब्जा जमा लिया। अब या तो आप हमें यमलोक में ले जाकर भूत योनि से मुक्ति करें या फिर धरती पर कहीं भी रहने का अधिकार दिलवाएं, अन्यथा मैं मनमानी करूंगा। यमलोक के जो नियम बने हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोगों के कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए तुम धरती पर भूत योनि में रहने को विवश हो। ये नियम भी नहीं बदला जा सकता। तुम जिस हाल में हो तुम्हें वैसे ही रहना होगा। तो फिर भूत एंथोनी को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं। वो भी तो मर चुका है मगर वो अपने शरीर सहित कहीं भी आ जा सकता है। नियमों के विरुद्ध है। इससे भी तो ये पर्सनैलिटी छीनी जाए। उसको कुछ कारणों के वशीभूत होकर ये शक्ति कुदरत ने स्वयं दी है। मैं कुदरत के मामले में टांग नहीं अड़ा सकता, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा, आप अपनी बातों में फंस गए यमराज श्री। अब मैं समझ गया कि जब तक मेरा पृथ्वी पर समय पूरा नहीं हो जाता मुझे यमलोक नहीं ले जा सकते। गमराज बेटे, इससे तो तू खुद ही निपट। मैं तो समझा था कि ये आपको देखकर डर जाएगा और अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। हा, यमराज भी मुझसे घबरा कर भाग गए। अब तेरा क्या होगा गमराज, और तुम्हारा भी क्या होगा। संकालू, अब हमें ही कुछ करना होगा। सबसे पहले तो हमें लोगों को इस हाईटेक प्रहार से बचाना होगा, अन्यथा ये विद्युत तरंगों से लोगों को हमेशा के लिए इसी शमशान का बासी बना देगा। तुम दोनों हाईटेक भूत पोपट कैंट का सामना करना चाहते हो। हा, गुरु, ये तो ताप किरणें फेंक रहा है। मुझे शंका हो रही कहीं ये हमारे जीते जी अंतिम संस्कार न कर दे। तूने ठीक कहा लमड़े, मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि धरती पर अब केवल भूत रहेंगे और भूतों का शरीर से क्या काम। इन्हें तो नष्ट करना ही होगा। ये लो आई छेद किरणें। गुरु, अगर ये छेद किरणें हमसे टकरा जाती तो हमारा शरीर भी ऐसे ही होल हो जाते। तभी एक शवयात्रा शमशान में आ जाती है। इसका तो हो चुका, अब तुम्हारा भी राम नाम सत्य हो जाए। हा, अब यमुंडा को बुलाना ही होगा। यमुंडा, जरा इसे अपनी ताकत तो दिखा। स्वामी, ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि एक तो ये भूत है, दूसरा चटकाने के लिए इसमें शरीर में हड्डियां भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। धड़ाक। इस भैंसे को तो मैं हाईटेक पिंजरे में कैदी बनाऊंगा। इस पिंजरे की विशेषता यह है कि इसमें से शरीर की ऊर्जा भी बाहर नहीं जा सकती। स्वामी, इसने तो मुझे फंसा दिया। ओह, यमुंडा फंस चुका है, क्योंकि गायब होते समय यमुंडा का शरीर ऊर्जा में बदल जाता है और ये हाईटेक पिंजरा उसे ऊर्जा को भी बाहर नहीं जाने देगा। गुरु, ये शमशान घाट है। मुझे शंका हो रही है कि हम सबका अंतिम संस्कार यहीं पर आज ही हो जाएगा। इसे बोलो कम से कम मेरी बीवी को रोने का मौका तो दे। शमशान में तांत्रिक का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भूत हट
पेट हट, आजू हट, बाजू हट, ओम की कली। हाँ, हाड़ मांस का शरीर नहीं है जिस पर तेरे तंत्रों मंत्रों का असर होगा, इसलिए तो मैंने ऐसा शरीर चुना है। रोबोभूत ने ब्रूस ली स्टाइल में एक जोरदार किक जड़कर तांत्रिक की हड्डियों का कीर्तन करने पर विवश कर दिया। गमरा, ये सब मेरे कारण हुआ है, ना तो मैं सप्ती को यहाँ लाता और ना ये सारा हंगामा खड़ा होता। जो तीर कमान से निकल गया उसके बारे में अब क्या सोचना प्रोफेसर साहब। सोचना तो अब ये है कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छूटे। अब तो मैं यमुंडा की मदद भी नहीं ले सकता और तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मरने के लिए छोड़ जाऊंगा। उफ, अब मैं जाता हूँ इस पूरे संसार को शमशान घाट बनाने, जहाँ पर चारों ओर भूतों का राज होगा। अब ये सारी सुविधाएं भूतों को प्राप्त होंगी जो तुम लोगों को प्राप्त थी। पोप्टो कैट खुद तो चला गया, मगर यह गमराज गंभीर संकट में छोड़ गया था। गुरु, ये कीलें, टीन और टप्पर सब तुम में आकर क्यों टकरा और चिपक रहे हैं। सप्ती रोबो ने हम पर चुंबकीय किरणें फेंकी थी जिसे गमराज ने अपने शरीर पर झेल लिया है। हमारे खून में जो लोहा तत्व होते हैं वो इस चुंबकीय प्रभाव से चुंबक में बदल गए हैं। अब उसका शरीर एक पावरफुल चुंबक बन चुका है जिससे लोहे की वस्तुएं आकर इसके शरीर से टकरा व चिपक रही हैं। इन भूतों ने तो नाक में दम कर दिया और ये स्थिति तो बड़ी भयंकर है। अगर लोहे की चीजें ऐसे ही मुझसे आकर टकराती रही तो मैं कई टन लोहे के नीचे दब जाऊंगा। नहीं गमराज, अब तुम जब तक ठीक ना हो जाओ यहीं पर रहो, क्योंकि यहाँ पर जितने लोहे की चीजें थी वो तुमसे आकर चिपक चुकी हैं। स्वामी, ये क्या हो रहा है? हाईटेक भूत तो हम सबको दम निकाल दे रहा है। प्रोफेसर साहब, ये समस्या आपकी ही खड़ी हुई है, अब आप इसका कोई हल बताएं वरना गुरु कबाड़ का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा। गमराज के रक्त के लोहे तत्वों से चुंबकीय प्रभाव खत्म करने का एक ही तरीका है, ब्लड ट्रांसफर, यानी कि इसके शरीर का सारा रक्त बदल दिया जाए या फिर इसके शरीर को रक्त कलाप का शिकार बना दिया जाए और इसके शरीर में नया रक्त प्राकृतिक रूप से ही बनने दिया जाए। और यही दूसरा तरीका मुझे अधिक कारागार लगा, मगर रक्तलाप का शिकार बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम अपना कुछ रक्त रेड क्रॉस सोसाइटी में जरूरतमंदों के लिए दान कर सकते हो। मेरा वहाँ जाना तो असंभव है, आप रेड क्रॉस वालों को ही यहीं बुलवा लो। ठीक है, मैं रेड क्रॉस वालों को फ़ोन कर देता हूँ। जल्दी। रेड क्रॉस वाले आ गए। इस बंदे का खून निकालना है, ठीक, कुल्हाड़ी लाओ। क्या? अबे क्या सिर काट कर खून निकालेगा? नहीं, हाथ की नस ढूंढने के लिए ये कबाड़ तो हटाना ही पड़ेगा। फिर जल्दी। गुरु, तुम्हारे शरीर से लोहे का सामान छूट रहा है। गुरु, इसका मतलब रक्त से चुंबकीय प्रवाह हट रहा है। संकालू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण ही बस छूटने ही वाले हैं। इस समस्या का एक कारण एंथोनी भी है। सकालू, तेरे उस क्रू फैमिली से मिलना पड़ेगा जिसने एंथोनी को बुलाकर तेरी मदद की थी। समय सारणी के मुताबिक एयरपोर्ट से दिल्ली का प्लेन छूटने में अभी विलम्ब था। जल्दी करो, दिल्ली का प्लेन लगने वाला है। सीढ़ी की मरम्मत अभी भी पूरी नहीं हुई। पैसेंजर प्लेन में चढ़ेंगे कैसे? और ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी के इतिहास में पहली बार हुआ था कि प्लेन समय से 1 घंटा पहले आ गया। दिल्ली जाने वाले पैसेंजर कृपया ध्यान दें, यात्री तुरंत हवाई जहाज में पहुँचें। जो यात्री समय से पहुंच गए हैं उन्हें इंतजारी से छुटकारा मिल गया था। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, वहां से कुतुब मीनार कितनी दूर है? धक्के से जाओगे तो ऊपर से ज़्यादा दूर नहीं है, नीचे से चढ़कर आना पड़ेगा। यांत्रिक सीढ़ी ठीक नहीं हुई इसलिए डंडे वाली सीढ़ी लानी पड़ी। असुविधा के लिए खेद है, ये वाली सीढ़ी से प्लेन में चढ़ने के लिए 2 रुपये प्रति पैसेंजर देते जाना है। विमान ने टेक ऑफ कर लिया। अरे, मैं छूट गया, प्लेन रोको। तुम बिल्कुल किस्मत वाले हो जो तुम्हारा प्लेन छूट गया, क्योंकि वो प्लेन बिना पायलट के उड़ा है। क्या?
वैसे वो लोग भी वहीं पहुंचेंगे जहां मैं तुम्हें बिना प्लान के ही भेजूंगा। नहीं, अब हम तुझे भेजेंगे। अरे, ये तो लोग यहाँ कैसे आ गए, और ये भैंसा मेरी उस कैद से कैसे छूट गया? तूने जिन रोबोट पर कब्जा कर रखा है उनमें लगे यंत्रों के कारण तू उनके निर्माता प्रोफेसर मेंटल की निगाहों में नहीं छूट सकता। रहा सवाल इस भैंसे की कैद का, तो तूने इसे दाएं बाएं आजू बाजू और ऊपर से कैद किया था, मगर नीचे सड़क होने के कारण तू इस तरफ ध्यान से कैद करने से चूक गया। हमने इसी सुरंग को खोदकर उसी रास्ते से बाहर निकाल लिया। इन सब बातों में तुमने अपने आप को थोड़ी देर के लिए भले ही अक्लमंद साबित कर लिया हो, मगर यहाँ आकर तुमने अक्लमंदी नहीं की। लेकिन जैसे बिना पायलट के उस विमान में बैठे पैसेंजर नहीं बचेंगे, वैसे ही अब तुम भी नहीं बचोगे। यमुंडा प्लेन के पैसेंजरों को अब तू ही बचा सकता है, जो आज्ञा स्वामी। मगर तुम लोग नीचे तो उतरो, जल्दी जा यमुंडा। यमुंडा ने प्लेन का दरवाजा खटखटाया। कौन है बाहर? उड़ते हवाई जहाज का दरवाजा बाहर से कौन खटखटा रहा है? विमान का दरवाजा खोलते ही सबकी बाँछें खिल गईं। बाहर हेल्प आ गई है, यानी एक और विमान। मगर ये कैसा विमान है? इसकी तो छत भी नहीं है। ये यमुंडा एयरलाइंस का विमान है, जल्दी से कूद जाओ। यात्री एक एक करके यमुंडा एयरलाइन के विमान में कूदते चले गए। चालक फाइटर प्लेन की छत भी प्लेन में बैठने के बाद ही अपने आप सरका देते हैं। ये उसी किस्म का एयरलाइंस विमान लगता है। इसके इंजन की आवाज़ नहीं आ रही। तू तो बड़ा बहादुर है, जो तुझे ऐसी हालत में भी कोई आवाज़ सुनाई पड़ी नहीं रही। मैंने जब से अपने आप को बिना पायलट के विमान में पाया था, मुझे तो बस मौत ही की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। देखा, हम जैसे ही अंदर आ गए, प्लेन की छत आ गई। अरे, कोई कॉकपिट भी झांक ले, इसमें पायलट तो है ना? इसमें भी पायलट नहीं। जैसे ही एक यात्री ने अंदर देखा, पायलट नजर न आया। यमुना ने उन्हें आश्वस्त करना पड़ा। कृपया घबराइए नहीं, ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी प्लेन है जो बिना पायलट के ही चलता है। आप सभी सुरक्षित हैं। अब आप अपनी सीटों पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लें। कुछ ही देर में आप सुरक्षित लैंडिंग करेंगे। गमरा यमुंडा की कामयाबी पर खुश था। पॉप्टोकैट उर्फ रोबो भूत, वो देख, विमान यात्रियों को तो हमने बचा लिया, मगर अब तू खुद को नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे धमकी दो। धमकी देने का कारण मौजूद था, और वो कारण था प्रिंस। प्रिंस के साथ ही एंथोनी आता है। और ये कौन आ गया? एक और भूत। इसे प्रोफेसर साहब लाए हैं। सकालू, बहुत उत्पात मचाया तूने, अब तू शांत होकर बैठेगा। मैं तो तेरी शांति भी भंग कर दूंगा। मुझसे ज्यादा ताकत नहीं होगी तुझमें। अभी पता चल जाएगा। ये क्या? हा, पोपट कैट, ये वही हाईटेक किरणें हैं जिससे तूने यमुंडा को कैद किया था। अब इसमें ना तो तेरा शरीर बाहर जा सकता है, ना कोई ऊर्जा। आत्मा भी ऊर्जा का ही रूप होती है, इसलिए अब तू बन गया हमेशा के लिए कैदी। नहीं, तू कहता था कुदरत ने एंथोनी को शरीर कहीं भी आने और जाने का अधिकार क्यों दिया है? वो इसलिए ताकि वो तेरे जैसे शैतानों पर काबू पा सके। वो मददगार है पोपट, और मददगारों को कोई नहीं रोक सकता। उसकी आयु लंबी होती है, वो अमर होते हैं। मगर मुझे तो इस रोबो ने पकड़ा है। हाँ, इसमें एंथोनी है। दरअसल उन्हें उसी ऊर्जा की कैद किया जा सकता था जिससे तुमने यमुंडा को फंसाया था, मगर रोबो को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत थी, तो ऊर्जा एंथोनी ने दी। धन्यवाद एंथोनी। धन्यवाद कैसा? ये तो प्रिंस की रिश्तेदारी का मामला है। हाँ, सकालू के इन्हीं दोस्तों के जरिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया। तुम ना भी बुलवाते तो मैं आता। जुर्म करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो इंसान हो या भूत। एंथोनी ठीक कहता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।